नॉवल है जाने बहराम बाय सैम आसिफ, एपिसोड नंबर 49। अदा को जब होश आया तो खुद को एक कमरे में देखकर अदा परेशान हुई। फिर इसने अपनी सीधी साइड पर देखा जहां सफा होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। अदा फौरन से सफा के पास आई और फिर इसने सफा को हिलाना शुरू किया। सफा उठो प्लीज, तुम ठीक हो? अदा के हिलाने और बोलने पर सफा को भी होश आना शुरू हुआ। फिर वो अपने भारी और दुखते सर को पकड़ती अदा की मदद से बैठी। भाभी, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे तो भूख भी लगी है और चक्कर भी आ रहे हैं, अब हम क्या करें? सफा की बात सुनते अदा परेशानी से बोली तो सफा ने अदा को देखा। भाभी, हम लोग कहाँ हैं और वो लोग हमें क्यों अगवा करके लाए हैं? सफा, देखो तुम डरना मत, मगर मैंने टीवी में देखा है ये लोग गंदे होते हैं और लड़कियों के साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से हम दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। मगर याद रखना, हम बिल्कुल इन लोगों से नहीं डरेंगे, डट कर सामना करेंगे इनका और अपनी अपनी इज्जत के साथ साथ अपने अपने बच्चे को भी बचा लेंगे। बस याद रखना, हम जो करेंगे एक साथ करेंगे। ओके ओके। सफा के सवाल पर अदा ने तफसीली जवाब देते फैसला लिया और सफा को पूछा तो सफा ने भी हाँ में सर हिलाते हामी भरी। तभी कोई कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। अंदर आने वाले शख्स को देखकर अदा और सफा ने सुकून का सांस लिया और फिर फौरन खड़ी हुई। शुक्र है आलियान भाई आप आ गए, हमें तो बहुत डर लग रहा था। बहराम और जार भाई ने कहा है? सफा की बात सुनते आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तभी अदा ने फौरन सवाल किया तो आर्यन के चेहरे पर खिली मुस्कुराहट सुनती। पहली बात, मैं आलियान नहीं आर्यन हूँ। दूसरी बात, बहराम और जरखान अब कभी भी तुम दोनों को ढूंढ नहीं सकते। क्यों? इतने फोहड़ भी नहीं है हमारे शौहर। आर्यन की बात सुनते सफा ने मुंह गोल किया, जबकि दूसरी बात सुनते अदा गुस्से से बोली तो आर्यन एक बार फिर मुस्कुराया। रिलैक्स ब्यूटी, तुम दोनों मेरे साथ हो, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो लोग। तो क्या आपने हम दोनों को अगवा करवाया है? आर्यन की बात सुनते सफा परेशानी से बोली तो आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। क्यों, आपको नहीं पता था मुझे नथिया गली, भूरबन और पटियाटा घूमना है? इससे पहले कि आर्यन कुछ बोलता अदा तकरीबन चिल्लाई तो आर्यन ने इसे मुस्कुराते देखा और फिर अपने बालों में हाथ फेरा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दोबारा सैर करवा दूंगा ब्यूटी, और तुम्हें तो अगवा करने का इरादा भी नहीं था। वो तो तुमने शोर ज्यादा मचाया तो मेरे आदमी तुम्हें भी साथ में उठा लाए। अब तो तुम जानती भी हो कि मैंने तुम दोनों को अगवा किया है, इसलिए तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक यहीं मेरे पास रहना होगा। और हाँ, फिक्र मत करना, तुम्हारा यहाँ पर पूरे तरीके से ख्याल रखा जाएगा ताकि तुम एक तंदुरुस्त बेबी पैदा करो। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो वाहिद चीज है जो तुम्हारे पास जरखान की निशानी के तौर पर है। आर्यन पहली बात अदा से बोला तो अदा ने मुंह बनाया, जबकि दूसरी बात सफा से बोला तो सफा को रोना आने लगा। वो तो जरखान के बगैर एक पल गुजारने का भी नहीं सोच सकती थी, जबकि यहाँ आर्यन पूरी जिंदगी गुजारने की बात कर रहा था। सफा को सर झुकाते और आर्यन की बात सुनते देखकर अदा परेशानी से आगे बढ़ी। और मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरा ख्याल नहीं रखा जाएगा? और नहीं ब्यूटी, मैं एक लेडी डॉक्टर से बात कर चुका हूँ, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अभी अदा बोल ही रही थी कि आर्यन इसकी बात काटता बोला, जबकि आर्यन की बात सुनते अदा को अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। इससे पहले कि अदा कुछ बोलती, आर्यन का एक गार्ड कमरे में दाखिल हुआ और सर झुकाते खड़ा हुआ। सर, गाड़ी तैयार है। ठीक है, 10 मिनट के बाद इन दोनों को लेकर बाहर आ जाना। आर्यन अपने गार्ड की बात सुनते बोला तो गार्ड ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर आर्यन फौरन कमरे से निकल गया तो इसके पीछे पीछे इसका गार्ड भी बाहर निकला। भाभी, अब क्या होगा? होना क्या है? आर्यन शाह मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे बच्चे को मारना चाहता है ना? अब मैं इसे बताऊंगी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है। इसने मुझसे मेरा बेटा छीनने की बात की है ना, मैं इससे इसकी सांसें छीन लूंगी। सफा के सवाल पर अदा गुस्से से बोली तो सफा खामोश हो गई। वहाँ इस वक्त खड़े अदा एक बार फिर से जल्दी और मासूम सी अदा फारूकी से एक मैच्योर और इंतहा की शार्प माइंडेड औरत अदा बहराम खानजादा बन गई थी, जो किसी से नहीं डरती और जिसने अपनी इज्जत बचाने की खातिर दो खून किए थे। वो औरत अब बहुत जल्द माँ के दर्जे पर भी फाइज होने जा रही थी। इतनी आसानी से कैसे अपने बच्चे को जाने देती, जिसका ख्याल इसका बहराम अपनी जान से भी बढ़कर रखता था। याद रखना सफा, मैं जो भी करूं या कहूं इसमें तुमने हामी भरनी है लाजमी। जी भाभी, आप फिक्र ना करें। अदा की बात सुनते सफा फौरन बोली। तभी आर्यन का गार्ड अंदर आया। सर, आप दोनों को बाहर बुला रहे हैं। गार्ड की बात सुनते अदा और सफा फौरन कमरे से बाहर निकली और गार्ड के पीछे पीछे गाड़ी तक पहुंची, जहाँ आर्यन आंखों पर गॉगल्स लगाए अपने मोबाइल में मसरूफ खड़ा था। अदा जैसे ही बाहर आई, इसके फेस एक्सप्रेशन एक बार फिर वही मासूम और झल्ली अदा वाले हो चुके थे। अदा और सफा को बाहर आता देखकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया तो गार्ड ने अदा और सफा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, जिस पर अदा मुस्कुराती गाड़ी की अगली सीट पर बैठी, जबकि सफा पिछली सीट पर बैठी तो आर्यन भी मुस्कुराते ड्राइविंग सीट संभाल गया।
वेलकम टू पेरिस गर्ल्स। आर्यन की गाड़ी जैसे ही पेरिस की मेन सड़क पर आई तो आर्यन फौरन बोला, जिस पर अदा और सफा ने कोई रिएक्शन ना दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, हम दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया था और आपके गुंडे हमें यहाँ उठा लाए। अपनी बिगड़ती तबीयत का एहसास करते अदा गुस्से से बोली तो आर्यन ने अदा को देखा। अच्छा रिलैक्स, मैं कुछ खिला देता हूँ, आर्यन अदा को देखता बोला और फिर इसने करीबी एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकी। चले चले कहाँ? पैक करवा कर लाए, हम दोनों का हुलिया देखा है आपने? जो भी देखेगा यही समझेगा हम दोनों आपकी नौकरानियां हैं। आप हमें इसीलिए यहाँ लाए हैं? हद होती है लापरवाही की। आर्यन की बात सुनते अदा गुस्से से बोली तो आर्यन ने अपने दोनों हाथ उठाए। अच्छा मैं पैक करवा लेता हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? आर्यन की बात सुनते अदा ने गुस्से से मुंह मोड़ा तो आर्यन को गुस्सा आया। ब्यूटी, मुझसे मुंह मत मोड़ा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मैंने इस बात का ठेका नहीं लिया हुआ। मुझे भूख लग रही है, जल्दी जाए। आर्यन की बात सुनते अदा तकरीबन चिल्लाई तो आर्यन ने गहरा सांस लिया और फिर अपने गार्ड को ऑर्डर बताने लगा। खुद लेकर आए, मैं इसके हाथ का लाया हुआ नहीं खाऊंगी। अब मैं इतना बड़ा आदमी रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर करता अच्छा लगूंगा? हाँ तो अब शादी करनी है तो नखरे भी उठाओ मेरे। अदा की बात सुनते आर्यन हैरानगी से बोला तो अदा ने फौरन जवाब दिया, जिस पर आर्यन खामोशी से गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। भाभी, हम दोनों की दवाइयाँ भी वहीं रह गई हैं, अब क्या करें? फिक्र ना करो, मैं करती हूँ कुछ। सफा की बात सुनते अदा फौरन बोली तो सफा ने हाँ में सर हिलाया। तभी आर्यन वापस आता गाड़ी में बैठा, जबकि इसके गार्ड ने खाना गाड़ी की पिछली सीट पर सफा के पास रखा तो आर्यन ने गाड़ी अपने घर की राह पर डाली। वो हमें कुछ दवाइयाँ लेनी है। सफा, तुम अपनी दवाइयाँ बता दो, मैं ले देता हूँ। मुझे भी लेनी है। अदा की बात सुनते आर्यन फौरन बोला तो सफा ने हाँ में सर हिलाया, जबकि अदा ने परेशानी से जवाब दिया, क्यों? मैंने बताया ना, मैं और बहराम ये बेबी वैसे भी नहीं लेने वाले थे, क्योंकि हमें भी बेबी चाहिए ही नहीं। ये बेबी पैदा होने के बाद हम सफा की बहन निशा को दे देते, हमने सब बंदोबस्त कर रखा था। तो मैं ये बेबी सफा को दे दूंगी, वो निशा की इमानत संभाल लेगी। मेरी जुबान तो खराब नहीं होगी ना? हाँ, मगर जब निशा है ही नहीं तो देना क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं सफा मुझे झूठा समझे? भले हम में प्यार बहुत है, मगर है तो हम देवरानी जेठानी ना। वो क्या सोचेगी कि मैं वादा करके मुकर गई? क्या यही बस आपका प्यार है, मुझे झूठा साबित करना है? आर्यन की बात सुनते अदा फौरन बोली तो आर्यन ने कुछ कहना चाहा, जब अदा इसकी बात काटती आंखों में झूठे आंसू लाती बोली तो आर्यन ने अदा को देखते गहरा सांस ली। और फिर हकीकत है, इश्क अच्छे अच्छों को पागल करता है और यहाँ इस वक्त दुनिया की नंबर 1 कार शोरूम का मालिक अपने इश्क के आगे पागल होता बआसानी बेवकूफ बन गया और खामोश हो गया। आर्यन के खामोश होने पर अदा और सफा दोनों ने अपनी अपनी दवाइयाँ फौरन बताई तो आर्यन ने खामोशी से इन दोनों की दवाइयाँ ली और फिर वो लोग सीधा आर्यन के घर आ गए। बहुत अच्छा घर है आर्यन आपका। आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मॉम और डैड साथ रहते हैं। आजकल मॉम पाकिस्तान गई हुई हैं और डैड अपने बिजनेस के सिलसिले में कनाडा गए हुए हैं 2-3 महीने के लिए। अदा की बात सुनते आर्यन फौरन बोला तो अदा और सफा हल्का सा मुस्कुराई। तभी एक अधेड़ उम्र औरत इनके पास आई। ये चंदा है, मेरी मेड। ये आप दोनों को आप लोगों के रूम्स दिखाएंगी और आपको कुछ भी चाहिए हो तो चंदा को बता देना। फिलहाल आप दोनों कपड़े बदल आए, फिर हम साथ में खाना खाते हैं। आर्यन की बात सुनते अदा और सफा ने हाँ में सर हिलाया तो आर्यन वहां से चला गया, जबकि चंदा इन दोनों को इनके कमरों तक ले आई। कपड़े बदलकर ठीक 10 मिनट बाद अदा और सफा लाउंज में आई तो चंदा इन दोनों को अपने साथ लेती डाइनिंग हॉल में आई, जहाँ आर्यन पहले से ही इनका वेट कर रहा था। अदा और सफा को आता देखकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया तो अदा और सफा टेबल पर बैठी और फिर इन्होंने खाना शुरू किया। ये बहुत टेस्टी है, राइट भाभी? यमी यमी इन माय टमी। सफा की बात सुनते अदा फौरन बोली तो आर्यन ने मुस्कुराते टिश्यू से अदा का मुंह साफ करना चाहा, जिस पर अदा ने फौरन इसके हाथ से टिश्यू पकड़ा। जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मुझसे दूर रहना, ये अच्छी बात नहीं होती। क्या अच्छी बात नहीं होती? शादी से पहले एक दूसरे के पास आना। अदा की बात सुनते आर्यन ने परेशानी से सवाल किया तो अदा फौरन बोली, जिस पर आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। खाना खाने के बाद अदा और सफा दोनों ने अपनी अपनी दवाई दी और फिर सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। कमरे में आते ही अदा को कुछ अकेलापन सा फील हुआ तो वो अपनी चादर और पिलो उठाती साथ वाले कमरे में सफा के पास आई। इसने सफा के कमरे का दरवाजा भी नॉक भी नहीं किया था कि सफा ने दरवाजा खोला। दोनों एक दूसरे के हाथ में पिलो और चादर देखते मुस्कुराई और फिर दोनों ही सफा के कमरे में बेड पर आकर बैठी और एक दूसरे को देखा। मैं तो दुआ कर रही हूँ भाभी, ज़ार और बहराम भाई हम दोनों को जल्दी से ढूंढ ले बस। हाँ, मैं भी यही दुआ कर रही हूँ। सफा, सो जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे हक में बेहतर करेगा और जल्द हम दोनों को यहाँ से आजाद करेगा। सफा की बात सुनते अदा भी फौरन बोली और फिर वो दोनों ही लेटती जल्द सो गए। तकरीबन रात के 3 बजे अदा की आंख खुली। इसे बहुत प्यास लग रही थी, गला शदीद सूख रहा था। इसने हाथ बढ़ाते लाइट्स ऑन की और फिर कमरे में इधर उधर पानी के लिए
लिए नजरें घुमाई। पानी ना मिलने पर अदा जैसे ही बेड से नीचे उतरी तो सफा की आंख खुल गई। क्या हुआ भाभी, कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं सफा, प्यास लगी है, पानी लेने जा रही हूँ। पानी तो मुझे भी पीना है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सफा के सवाल पर अदा फौरन बोली तो सफा ने भी हाँ जवाब दिया। फिर वो दोनों उठती एहतियात से नीचे लाउंज में आई जहाँ आर्यन के गार्ड्स घूम रहे थे। आर्यन के गार्ड्स अदा और सफा को देखते फौरन इनके पास आए। मैम आपको कुछ चाहिए? जी गार्ड अंकल, पानी चाहिए था। गार्ड की बात सुनते अदा मासूम सी शक्ल बनाते बोली तो गार्ड ने हाँ में सर हिलाया और फिर इनको सोफे पर बैठने का इशारा किया तो अदा और सफा सोफे पर बैठी। फिर इस गार्ड ने 2 ग्लास और पानी का एक जग लाकर आगे रखा तो अदा और सफा ने पानी पिया। फिर अदा फौरन खड़ी हुई। गार्ड अंकल, आर्यन का रूम कौन सा है? मुझे इनसे बात करनी है। रात में सर को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, फिर मैं शोर मचाती हूँ और वो आ जाएगा। फिर मैं इसे कहूंगी कि तुमने मुझे तंग किया है, फिर वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। मैं तुम लोगों के होने वाली मालकिन हूँ, मेरी बात मानो। बताओ मुझे कहाँ है आर्यन का कमरा, मुझे इनकी याद आ रही है। अदा की बात सुनते गार्ड फौरन बोला तो अदा ने इसे डराते रोने वाली शक्ल बनाई और फिर फौरन बोली तो गार्ड ने हाथ के इशारे से इसे आर्यन का कमरा बताया, जिस पर अदा मुस्कुराती सफा को लेती आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ी। भाभी, हम इतनी रात को इसके कमरे में क्यों जा रहे हैं? हमारी नींदें हराम करके खुद चैन से सो रहा है। अब मैं देखती हूँ कैसे सोएगा। आज के बाद आर्यन शाह को रातों में सुकून नहीं मिलेगा। सफा की बात सुनते अदा फौरन बोली तो सफा ने हंसी दबाई। फिर अदा ने आर्यन के कमरे का दरवाजा नॉक किया, जिसे अगले 2 मिनट में ही आर्यन ने खोल दिया। अपने सामने अदा और सफा को देखते आर्यन ने नींद से भरी आंखें मसली। क्या हुआ बेटी, सब खैरियत? नहीं, मुझे भूख लगी है, मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा है और मेरा कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है। आर्यन की बात सुनते अदा ने मासूम शक्ल बनाते जवाब दिया तो सफा ने भी मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते फरमाइश रखी। इन दोनों की फरमाइश सुनकर आर्यन खुश हो गया। आखिर इसकी ब्यूटी, इसका प्यार जो समझ गई थी, तभी तो इतनी रात को इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी इससे फरमाइश कर रही थी। इन दोनों की बात सुनते आर्यन ने हाँ में सर हिलाया और फिर इनके साथ बाहर लाउंज में आया और अपने गार्ड्स को भेजकर इसने अदा के लिए केक और मैक्रोन्स मंगवाए, जबकि सफा के लिए मैक्रोनी मंगवाई, जिसे इन दोनों ने बहुत शौक से खाया। और कुछ खाना है तो बोलो। नहीं, मैं तो फुल हो गई। मैं फुल तो नहीं हुई, मगर खाना भी कुछ और नहीं है। गुड नाइट। आर्यन की बात सुनते सफा फौरन बोली तो अदा ने भी जवाब दिया। फिर वो दोनों उठती अपने कमरे में चली गई, जबकि आर्यन मुस्कुराता अपने कमरे में आ गया। अगले दिन सुबह अदा और सफा जब नाश्ते की टेबल पर आई तो आर्यन को ना देखते अदा ने मुंह बनाया। क्या हुआ भाभी, मुंह क्यों बनाया? मुझे रात वाले मैक्रोन्स खाने थे, इतने टेस्टी थे। अदा को मुंह बनाते देखकर सफा फौरन बोली तो सफा की बात सुनते अदा ने जवाब दिया और फिर दोनों ने नाश्ता किया। इसके बाद दोनों लाउंज में आई तो इन्हें वहां पर लगा फोन नजर आया। फोन को देखते ही दोनों के जहन में बस एक ही बात आई कि वो बहराम या अजहर खान में से किसी को फोन करके बता दें कि वो दोनों आर्यन के कब्जे में हैं। ये सोचते ही सफा फौरन फोन की तरफ बढ़ी, जबकि अदा इधर उधर देखने लगी ताकि किसी के देखने से पहले ही सफा फोन बंद कर दे। अभी सफा ने फोन उठाया ही था कि आर्यन मुस्कुराता घर के मेजनीन फ्लोर पर आकर खड़ा हुआ। कोई फायदा नहीं सफा, इस फोन से पाकिस्तान फोन नहीं जाता है, ये एक इंटरकॉम है। इससे तुम सिर्फ किचन में चंदा को या बाहर खड़े गार्ड्स को कॉल कर सकती हो। आर्यन की आवाज सुनते सफा ने एक झटके से फोन वापस रखा, जबकि अदा और सफा दोनों ही आर्यन को देखकर हैरान हुए। इस घर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, जिसका मतलब है मैं तुम दोनों पर 24/7 नजर रखे हुए हूँ। आर्यन सीढ़ियों से नीचे आता बोला तो अदा और सफा मजीद परेशान हुई। आर्यन ने इन दोनों के यहाँ से निकल के सब रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए थे। वो घर से बाहर आर्यन के बगैर नहीं जा सकती थी और घर के अंदर हर जगह कैमरे थे। और गजब ये कि वो किसी को भी फोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि आर्यन ने मोबाइल चैम्बर लगाकर घर में आने वाले फोन के सिग्नल्स बंद किए हुए थे। एक वाहिद रास्ता जो इन दोनों को यहाँ से बचने के का मिला था वो लाउंज में पड़ा फोन था, और वो दोनों बेचारियां ये भी नहीं जानती थी कि वो कोई फोन नहीं बल्कि इंटरकॉम है। आर्यन गुस्से से आता सफा के सामने खड़ा हुआ तो सफा की सांस खुश्क हुई। तभी अदा बीच में आ गई। इसे कुछ मत कहना, तुम्हें मेरी कसम। अदा की बात सुनते आर्यन ने पास पड़ा आवाज गुस्से से दीवार में दे मारा और फिर तन फन करता वहां से चला गया, जबकि सफा और अदा दोनों परेशानी से सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। इसके बाद पूरा दिन इन दोनों का आर्यन से सामना नहीं हुआ। वो दोनों जब रात के खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आई तो आर्यन को पहले से ही टेबल पर बैठे देखकर परेशान हूँ, मगर फिर खामोशी से आकर टेबल पर बैठी और फिर खाना शुरू किया। आर्यन, तुम गुस्सा हो मुझसे? नहीं। आर्यन को खामोशी से खाना खाते देखकर अदा ने फौरन सवाल किया तो आर्यन ने यकलफ्जी जवाब दिया, जिस पर अदा ने सफा को देखा तो सफा ने कंधे उचकाए। सफा को माफ कर दो, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। मैंने जब वास तोड़ा था तब ही माफ कर दिया था, मगर अगली बार आपकी कसम देने पर भी माफ नहीं करूंगा, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अदा की बात सुनते
आर्यन गुस्से से बोला तो सफा और अदा ने खामोशी से खाना खत्म किया और फिर उठकर अपने कमरे में सोने चली गई। आर्यन जानता था कि सफा और अदा एक ही कमरे में सोती हैं क्योंकि इन दोनों को ही अकेले डर लगता है और कमरों में प्राइवेसी को मद्देनजर रखते कैमरे मौजूद नहीं थे, इसलिए सफा और अदा अपने कमरे में बआसानी हर बात कर लेती थी। चंदा से भी कई दफा मदद मांगने पर इसने इन दोनों को बताया था कि आर्यन ने कहा है अगर कोई भी इन दोनों को यहाँ से आजाद करवाएगा तो वो इसकी फैमिली को खत्म कर देगा और आर्यन से डरते कोई भी इनकी मदद नहीं करेगा सिवाय अल्लाह ताला के। चंदा की बात सुनते सफा और अदा खामोश हो गई थी। आज भी रोज की तरह अपने कमरे में आते अदा और सफा अल्लाह से ये दुआ करते कि इनके शोहरों को इन तक जल्दी पहुंचा दे। एक उम्मीद के साथ आराम सुकून से सो गई थी। 3 साल बाद आज जब बहराम अपने कमरे में आया तो सामने लगी अदा की तस्वीर देखते इसके पास आया और फिर अदा की तस्वीर पर हाथ फेरा तो इसकी आंख से एक मोती टूटकर गिरा, जिसे इसने फौरन साफ किया। तभी जरखान बहराम के कमरे में दाखिल हुआ तो बहराम को अदा की तस्वीर के सामने खड़ा देखकर इसने बहराम के कंधे पर हाथ रखते इसे हौसला दिया और फिर खुद जाकर सोफे पर बैठा तो बहराम भी इसके पास आकर बैठा। भाई आज पूरे 3 साल हो गए हैं हमारी बीवियों को अगवा हुए, पता नहीं वो किस हाल में है, ठीक है या नहीं, हमारे बच्चे ठीक हैं या नहीं कुछ नहीं जानते हम, हमारी पावर और कॉन्टेक्ट सब बेकार हैं, कुछ भी नहीं कर सके हम 3 साल से। फिक्र मत करो जरखान, अल्लाह पर भरोसा रखो। हम दोनों ने अपनी अपनी बीवियां और बच्चे अल्लाह के पास इसी दिन इमानत रखवा दिए थे जिस दिन वो लोग अगवा हुए थे। वो अल्लाह कभी अपनी इमानत में खयानत नहीं करता, देखना वो लोग एक दिन हमारे पास सही सलामत वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरखान की बात सुनते बहराम फौरन बोला तो जरखान भी फौरन बोला। तभी कमरे की चौगाट से आयजा ने सर निकाला तो बहराम की इस पर नजर पड़ी। कोई हमारी बातें छुप छुप कर सुन रहा है। छिपकलियां ऐसे ही दीवार से चिपक कर लोगों की बातें सुनती हैं। जार मामू मैं छिपकली नहीं हूँ। बहराम की बात सुनते जरखान हंसते बोला तो आयजा कमरे में दाखिल होती चिल्लाई और फिर भागकर बहराम की गोद में बैठी तो जरखान हंसने लगा। तुम्हारी चुंबकिया माँ कहाँ है? चुंबकिया नीचे है, बाबा भी साथ आए हैं। जरखान के सवाल पर आयजा ने फौरन जवाब दिया तो बहराम ने सवाल किया, जिस पर जरखान और बहराम दोनों उठते नीचे चले गए। सन्नान और तालिया की एक बेटी थी जिसका नाम आयजा सन्नान मलिक था, जबकि सुहेल और मरजान का एक बेटा था जिसका नाम रुहेल अफरीदी था। आयजा अपनी माँ की कार्बन कॉपी थी, वो एक मुकम्मल हुसन का पैकर थी। तालिया की तरह इसके बाल भी सुनहरे थे और आंखें भी तालिया की तरह डार्क ग्रे थी। वो अपने दोनों मामू बहराम और जरखान की जान थी। बहराम इसे परी कहता था जबकि जरखान इसे तंग करने के लिए हमेशा छिपकली कहता था, जिससे वो हमेशा चिढ़ती थी। बहराम इसका फेवरेट मामू था जबकि बातें वो सारी जरखान की मानती थी। जरखान के कहने पर ही वो तालिया को मम्मा नहीं चुंबकिया कहती थी, जबकि सन्नान को बाबा जान कहती थी और जब कभी तालिया पास ना होती तो वो सन्नान को जान का टोटा कहती थी। आयजा तालिया की निस्बत सन्नान से ज्यादा अटैच थी। रुहेल अफरीदी अपनी माँ और बाप का मिक्सचर था। इसके गहरे काले बाल इसे सुहेल से मिलाते थे जबकि इसकी हेजल ग्रे आंखें इसे इसकी माँ से मिलाती थी। वो अपनी माँ का लाडला था और अपनी माँ से चिढ़कर अपने बाप से रूठ जाना रुहेल अफरीदी को बहुत अच्छे से आता था। वो मरजान पर जान छिड़कता था और सिर्फ 2.5 साल की उम्र में ही इसका कहना था कि इसका बाप निकम्मा इंसान है। रुहेल की पर्सनैलिटी बहराम को बहुत पसंद थी क्योंकि वो बहराम का स्टाइल कॉपी करता था। बहराम इसका आइडियल था जबकि आयजा की तरह जरखान की हर बात मानना रुहेल पर भी फर्ज था। जरखान के कहने पर वो सुहेल को चिढ़ाने के लिए मरजान को मम्मा की बजाय जान कहता था जबकि सुहेल को निकम्मा कहता था। मरजान और सुहेल के घर एक और खुशी की आमद थी और इस बार सुहेल को बेटी चाहिए थी। मरवा और आदिल की भी शादी हो गई थी और इन दोनों की भी एक बेटी थी जो अपनी माँ की तरह स्टाइलिश थी और सिर्फ 2 साल की उम्र में ही वो रुहेल अफरीदी की स्टाइलिश चुड़ैल थी। अदा पुप्पो जैसी इस मासूम मगर स्टाइलिश चुड़ैल का नाम मरवा और आदिल ने हुरिया आदिल फारूकी रखा था, जो रुहेल अफरीदी से इंतहा की नफरत करती थी। जार चाचू के कहने पर अपनी मम्मा को आइटम और अपने बाप को रांझा कहने वाली वो मासूम शक्ल में एक बहुत बड़ा फितना थी। हर कोई इसकी जिद से पनाह मांगता था। वो जब जिस जिद पर अटक जाती इसे पूरा करके ही दम लेती थी। इसे हमेशा से ही शादी का बहुत शौक था ताकि वो भी किसी का दिमाग खा सके और हुरिया के हर बार इस बात को दोहराने पर 2.5 साला रुहेल हमेशा बाहें फैलाता कहता था कि वो रुहेल की स्टाइलिश चुड़ैल बनकर इसका दिमाग खा सकती है और बेचारा रुहेल इस बात पर कितनी दफा हुरिया से मार खा चुका था मगर ढीठ पठान बाज फिर भी नहीं आया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुबिया की तबीयत मजीद खराब रहने लगी थी मगर जुबिया और आलियान का भी निकाह कर दिया गया था। रुखसती अभी बाकी थी। बहराम और जरखान जैसे ही आयजा को लेते नीचे आए तो लाउंज में मरजान, सुहेल, रुहेल, तालिया, सन्नान, आदिल, मरवा, हुरिया, जुबिया और आलियान को देखते मुस्कुराए।
और फिर सबसे मिलने लगे। ज़रमीना बेगम की फरमाइश पर और आर्यन के बयान पर कि डैड घर नहीं है, वो कनाडा में है और वो खुद भी मेक्सिको किसी काम की वजह से मौजूद है। घर पर रुबीना अकेली कैसे रहेगी, इसलिए वो पाकिस्तान ही रहे। रुबीना अभी भी पाकिस्तान में मौजूद थी, जबकि आर्यन की पावर की वजह से आज तक आलियान इस कमरे में अपनी जगह होना पता नहीं करवा पाया था। सब लोग बैठे बातें कर रहे थे जब 2.5 साला रुहेल रोते हुए चिल्लाया तो 2.5 साला आयजा इसे लेकर अंदर आई। जान चुड़ैल ने मारा इसे। रुहेल को देखते हुरिया और आयजा भी मरजान को जान ही कहती थी। आयजा अंदर आती फौरन बोली तो मरवा ने हुरिया को घूरा, जिस पर 2 साला हुरिया ने अपनी माँ को डबल घूरा। वजह इसका किसी से भी ना डरना था। हुर, आपने रुहेल को क्यों मारा? ये ठरकी मेरे बाल खराब कर रहा था बार बार छेड़ कर। आदिल के सवाल पर हुरिया गुस्से से बोली तो सुहेल ने गला खंगारते अपनी हंसी दबाई। जबकि ढीठ पठान रुहेल अपने बाप की हरकत समझते अपना रोना भूलता फौरन मरजान की गोद में चढ़ा और मरजान के गाल पर जोर से खींच की तो सुहेल ने इसे घूरा, जिस पर सब ने कहका लगाया, मेरी परी को क्या हुआ? मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए जैसा इस जिद्दी के पास है। जिस दिन तुम छिपकलों की तरह बातें सुनना बंद कर दोगी मेरी, इस दिन तुम्हें भी मिल जाएगा बॉयफ्रेंड। बहराम के सवाल पर अपने दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे खड़ी आयजा मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ती बोली तो तालिया ने अपना सर पकड़ा। जबकि बाकी सब ने कहका लगाया तो जरखान ने फौरन जवाब दिया, जिस पर आयजा ने इसे घूरा। मुझे नहीं चाहिए ये ठरकी, तुम रख लो। हुरिया की बात सुनते रुहेल ने फौरन हुरिया और आयजा को देखा, जबकि आयजा ने भी एक नजर रुहेल को देखते नफी में सर हिलाया। वाह मेरे बेटे, एक वक्त में दोनों से रिजेक्ट, माशाल्लाह। निकम्मे का बेटा हूँ इसलिए कोई पसंद नहीं करती, जान मुझे कोई और बाबा दिखाओ। सुहेल की बात सुनते रुहेल फौरन बोला तो सब ने कहका लगाया। वो इस दुनिया का पहला बेटा था जो अपनी माँ को कह रहा था कि इसे बाप की कोई और वैरायटी दिखाओ। रुहेल की बात सुनते सब ने कहका लगाया तो ज़रमीना बेगम ने टाइम देखा। हाँ जी, पता चल गया, सोने का टाइम है, जा रहा हूँ। ज़रमीना बेगम की हरकत देखते 4 साला हनान फौरन बोला तो 8 साला आयशा ने कहका लगाया। फिर वो दोनों उठते अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो बाकी सब भी रात वहीं रुकने का इरादा रखते थे, इसलिए आराम करने के घर से अपने अपने कमरों में चले गए।